आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मतलब एक बेहद शांत, खूबसूरत सी जगह और उसके पीछे छिपा एक ऐसा खौफनाक राज जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए सीधे इस केस की गहराइयों में उतरते हैं और हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओरेगॉन के एक शांत से जंगल में बसा 20 एकड़ का ये फार्म 2014 में अचानक से अमेरिका के सबसे डरावने रहस्यों का केंद्र कैसे बन गया। मतलब आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था। चलिए जैक्सन काउंटी पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 1991 में, जब सुजैन मोनिका नाम की एक 43 साल की महिला ओरेगन के वाइमा टाउन में ये 20 एकड़ का फार्म खरीदती है। अब देखिए अगले 20 सालों तक यानी 1991 से लेकर 2011 तक वो मदद के लिए कई लोगों को काम पर रखती है और फिर निकाल भी देती है। कोई भी वहां लंबे समय तक टिक नहीं पाता। सुजैन बिल्कुल अकेली दुनिया से कट कर रह रही थी। और फिर आता है साल 2014, जब सुजैन 66 साल की हो चुकी थी और इसी साल इस फार्म का वो काला सच धीरे धीरे बाहर आना शुरू होता है। सुजैन की पास्ट लाइफ पे गौर करें तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर की चकाचौंध और एक शानदार लेकिन हाई स्ट्रेस वाली इंजीनियरिंग की जॉब, और दूसरी तरफ ओरेगन के जंगलों में भारी भरकम मैनुअल लेबर और पूरी तरह से अकेलापन। और मजे की बात यह है कि ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये उसका खुद का डिसीजन था। वो दुनिया की इस भीड़-भाड़ से पूरी तरह दूर एक शांत और एकांत जिंदगी बिताना चाहती थी। खैर, ये शांति तब भंग होती है जब 1 जनवरी 2014 को अचानक एक कार इस फार्म पर आके रुकती है। उसमें 3 लोग सवार थे। वो सुजैन से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं कि भाई रॉबर्ट हेनी कहाँ है। अब ये रॉबर्ट कौन थे? रॉबर्ट इन बच्चों के पिता थे जो सुजैन के इसी फार्म पर एक हेल्पर का काम करते थे। अब रॉबर्ट के बच्चों ने जो बातें पुलिस को बताई ना, वहीं से खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। पहली बात, रॉबर्ट फार्म पर ही एक कैंपर में रहता था। दूसरी बात, पिछले पूरे 4 महीनों से, जी हाँ 4 महीनों से उसका अपने बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। जब सुजैन से पूछा गया तो उसने एक अजीब सी कहानी सुना दी कि रॉबर्ट उसे अपने कुत्ते की देखभाल के लिए कुछ पैसे देकर वहां से चला गया है। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग पता है क्या था? रॉबर्ट का टूल बेल्ट जो उसी कैंपर में पड़ा हुआ था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपने औजारों के बिना कहीं नहीं जाता, वो अपनी रोजमर्रा की कमाई का सबसे जरूरी सामान छोड़ के कैसे जा सकता है। अब यहां से पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं थी। रॉबर्ट के पास कोई सेलफोन तो था नहीं, इसलिए उसे ट्रैक करना शेरिफ के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। तो जांच 3 लॉजिकल स्टेप्स में आगे बढ़ी। सबसे पहले एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की गई। फिर दूसरा कदम था रॉबर्ट के ईबीटी कार्ड, यानी जो अमेरिका में वेलफेयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर कार्ड मिलता है, उसे ट्रैक करना। और तीसरा स्टेप था उस कार्ड के इस्तेमाल की लोकेशन का पता लगाना और वहां के वॉलमार्ट के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। और फिर जब पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज देखा तो केस की दिशा ही पूरी तरह पलट गई। फुटेज में रॉबर्ट नहीं था, बल्कि सुजैन मोनिका खुद थी। जी हाँ, फार्म से 30 मिनट की दूरी पर एक वॉलमार्ट में सुजैन उसी लापता आदमी का ईबीटी कार्ड यूज कर रही थी। कैमरे में कैद इस एक सबूत ने सुजैन की गढ़ी हुई पूरी कहानी की पोल खोलकर रख दी। इसके बाद 10 जनवरी को शेरिफ सीधा सर्च वारंट लेकर फार्म पर पहुंच गए। जब उन्होंने सुजैन से सख्ती से पूछताछ की तो उसका जवाब इतना शांत और कॉन्फिडेंट था कि कोई भी धोखा खा जाए। उसने कहा, रॉबर्ट ने जाने से पहले मुझे अपना ईबीटी कार्ड, उसका पिन और कुछ कैश दिया था ताकि मैं उसके कुत्ते की देखभाल कर सकूं। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि कुत्ते का खाना खरीदने के लिए कैश खत्म हो गया था, बस इसीलिए उसने वो कार्ड इस्तेमाल किया। कितनी सिंपल सी बात लग रही है ना? लेकिन यहाँ लॉजिक में एक बहुत बड़ा झोल था। 4 महीने बीत चुके थे। क्या कुत्ते के खाने के लिए दिए गए थोड़े से पैसे खत्म होने और किसी इंसान के ऐसे अचानक 4 महीने तक गायब रहने की बात हजम होती है? बिल्कुल नहीं। सुजैन की इस शांत और सिंपल सी कहानी में इतने बड़े लूप होल्स थे कि इन्वेस्टिगेटर्स समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है। अब देखिए, घर के अंदर सुजैन से पूछताछ चल ही रही थी कि तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सच में डरा देने वाला है। एक डिप्टी अचानक कमरे में आता है और शरीफ के कान में कुछ फुसफुसाता है। बाहर फार्म पर खुले में जमीन पर एक कटा हुआ इंसानी पैर मिला था
और ये पैर किसी और का नहीं बल्कि रॉबर्ट हेनी का था। बस इसी इकलौते फिजिकल एविडेंस ने सुजैन के उस शांत और कॉन्फिडेंट चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। जब सुजैन को समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने एक नई कहानी गढ़ी, एक ऐसी अजीबोगरीब कहानी जिसे मर्सी डिफेंस कहा जा सकता है। उसने कहा कि एक दिन उसने देखा कि उसके पाले हुए सुअर रॉबर्ट को जिंदा खा रहे थे। रॉबर्ट का पेट फट चुका था और वो भयानक दर्द में था। सुजैन का दावा था कि वो उन भारी भरकम सुअरों को वहां से हटा नहीं पाई, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट को इस तड़प से मुक्ति दिलाने के लिए उसने अपनी गन निकाली और उसे गोली मार दी, और फिर उसकी लाश के टुकड़ों को कचरे के बैग में भर दिया। जरा सोचिए, अगर ये वाकई में मर्सी किलिंग थी तो उसने 9/11 पे पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? इसका जो जवाब है वो उसके बेहद ठंडी और कैलकुलेटेड सोच को दिखाता है। उससे 3 चीजों का डर था। पहला, अगर पुलिस आती तो उसके सुअरों को मार दिया जाता। दूसरा, सुअर ही उसके फार्म की इनकम थे तो वो इनकम रुक जाती। और तीसरा सबसे बड़ा डर, अगर मार्केट में लोगों को पता चलता कि उसके सुअरों ने इंसान का मांस खाया है तो उन्हें कोई नहीं खरीदता। मतलब एक इंसान की जान से ज्यादा उसे अपने सुअरों और उनसे होने वाले प्रॉफिट की परवाह थी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट अरेंज किया। टेस्ट के दौरान सुजैन अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और नतीजा वही हुआ, वो टेस्ट फेल कर गई। अब शेरिफ ने उसे सीधी चेतावनी दी कि वो पूरे फार्म की दोबारा खुदाई करेंगे। ये सुनते ही टेंशन एकदम पीक पर पहुंच गई। सुजैन ने अचानक एक पेन और पेपर मांगा, अपने 20 एकड़ के फार्म का एक रफ मैप बनाया और उस पर एक बड़ा सा एक्स का निशान लगा दिया और बोली कि पुलिस को वहां स्टीवन मिलेगा। अब ये जो स्टीवन नाम सामने आया ना, इसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे खौफनाक ट्विस्ट है। जब पुलिस ने उस एक्स वाले निशान पर खुदाई की तो उन्हें सिर्फ रॉबर्ट की ही लाश नहीं मिली, वहां एक और बॉडी दफन थी। ये दूसरी लाश स्टीवन की थी, जो 2012 में, यानी रॉबर्ट से ठीक 1 साल पहले उसी फार्म पर हेल्पर का काम करता था। अगर हम सुजैन की दोनों कहानियों को आमने सामने रखें तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न साफ नजर आता है। 2012 में स्टीवन के साथ क्या हुआ? सुजैन के मुताबिक उनकी बहस हुई, गुस्से में गलती से गोली चल गई और सुअरों ने उसे खा लिया। 2013 में रॉबर्ट के साथ क्या हुआ? वो अचानक सुअरों द्वारा खाया जा रहा था और सुजैन ने रहम खाकर उसे गोली मार दी। इन दोनों घटनाओं का बैक टू बैक होना ये साफ चीख चीख कर कह रहा था कि ये कोई हादसा नहीं था, ये मर्डर की एक सोची समझी साजिश थी। जाहिर है, जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और ये सारी परतें एक एक करके खुली तो जूरी के सामने कोई डाउट नहीं बचा था। उन्होंने सुजैन की उन बेसिर पैर की कहानियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कंक्लूजन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। ये एक ठंडे दिमाग से की गई सोची समझी हत्या थी, जिसके बाद सबूत मिटाने के लिए पीड़ितों को सुअरों के सामने डाल दिया गया। और जूरी ने बस यही उम्मीद जताई कि सुअरों के खाने से पहले से कम वो दोनों मर चुके हों। आखिरकार 24 अप्रैल 2015 को इस भयानक मामले का फैसला आ गया। जूरी के इस फैसले के बाद सुजैन मोनिका को 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सोचिए, जो महिला शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और आज़ाद जिंदगी जीने के लिए उस जंगल में आई थी, उसके खुद के किए गए खौफनाक अपराधों ने उसे बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाहों के पीछे गुजारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बात है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। जेल के अंदर एक अफवाह बहुत तेजी से फैली थी। कहा जाता है कि सुजैन ने खुद कुछ लोगों से ये बात कबूली थी कि उस 20 एकड़ के फार्म में अभी भी 17 और लाशें दबी हुई हैं। हालांकि पुलिस की छानबीन में ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि उसने 2 आदमियों को मारकर अपने सूरों को खिला दिया था, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उस फार्म की जमीन के नीचे और भी कई डरावने राज आज भी दफन हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस को हमेशा के लिए एक अनसुलझा और खौफनाक रहस्य बना देता है।